हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वो टेस्ट कर लिया होगा, है ना? तो वो जो आपने टेस्ट किया उसके अभी मैं आपको आंसर्स बताने जा रही हूँ, ठीक है? देखिए क्या है। चलिए, टेस्ट कर लिया था ना आप लोगों ने वैसे? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंटेन्स, यही क्वेश्चन है ना आपका फर्स्ट? स्क्रीन पे देखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंटेन्स। हाँ जी, क्या आंसर दिया आप लोगों ने इसका? ए मीन्स लीनियर प्रोग्राम, बी रिसर्च एक्टिविटी, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ अबव। क्या फ्लैशबैक क्या आ रहा है? इधर इधर ये ब्लिंक क्या हो रहा है? हाँ भाई ना, हाँ जी। चलिए, तो फर्स्ट का क्या है जी? सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, हाँ, तो इसका आएगा लीनियर प्रोग्राम एंड रिसर्च एक्टिविटी, दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है? वेरी गुड। सेकंड, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड। नेशनल इनकम को किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो और मैक्रो? दैट इज बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग डिसीजन? चॉइस मेकिंग की डेफिनेशन किसने दी थी? दैट इज रॉबिन्स। तो थर्ड का आएगा ए। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ मार्केट प्राइस इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर विल बी सिचुएशन ऑफ। इसको आप करके देखोगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। कहाँ पर? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई स्ट्रक करते हैं, है ना? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। कहते अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा प्राइस, दैट इज OP1, तब हमारे पास क्या होगा? हम देख रहे हैं तब एक्सेस डिमांड है, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया। तब हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास एक्सेस सप्लाई भी है और यहाँ पर हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है ना? दो चीज़ें हैं। अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या है। एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, इक्विलिब्रियम। जी, तो आंसर क्या आएगा? एक्सेस सप्लाई। दोनों चीज़ें क्यों लिखी यहाँ पर? एक्सेस सप्लाई भी लिखा, डेफिशिएंट डिमांड भी लिखा। मान लीजिए ऑप्शन है ही नहीं एक्सेस सप्लाई की, ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ए एक्सेस डिमांड, ऑप्शन बी डेफिशिएंट डिमांड, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम एंड डी नन। फिर हमारा आंसर क्या होना था? डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है? तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, डिराइव्ड डिमांड ऑफ अ गुड इज ऑल्सो नोन एज। डिराइव्ड डिमांड को मीन्स प्रिंसिपल डिमांड को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की हम डिमांड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड, और इसको हम इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डिमांड, मेन डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। उसको पूरा करने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें रहती है, जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें रहती है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो फोर्थ का बी, फिफ्थ का भी बी आएगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व मीन्स। पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व मीन्स अगर आपकी डिमांड अपवर्ड स्लोप कर रही है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है कि एक तो ये लॉ ऑफ डिमांड को कवर नहीं कर रहा, वायलेशन हो रही है लॉ ऑफ डिमांड की, और गुड्स कौन सी हैं यहाँ पर? गिफन गुड्स हैं। और तीसरा क्या है? इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव किस केस में होता है? गिफन गुड्स के केस में क्या रहता है? एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें क्या है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव कब रहता है और ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब रहता है? गिफन गुड्स के केस में। तो ऑब्वियसली ये कब किसकी बात हो रही है? गिफन गुड्स की बात हो रही है।
और इसमें लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, दैट इज डी। नेक्स्ट, बायर्स सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। सरप्लस क्या होता है? जितना आपने सोचा कि मतलब आपको लगता है कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, इस चीज़ की यूटिलिटी के हिसाब से आप पे करने के लिए तैयार होते हो, लेकिन होता इसका ऑपोजिट है। मींस जब आप मार्केट में जाते हो, अब आपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग इसका प्राइस अपने माइंड में सेट कर लिया था, लेकिन उसका रेट कम निकला, तो सरप्लस कहाँ पर बचता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए नया है जी। आंसर सही टिक की है। सरप्लस ज़्यादा कहाँ पर बचता है? नेसेसिटीज़ के केस में, नेसेसिटीज़ के केस में। कम कहाँ बचेगा? लग्जरी के केस में। क्यों? क्योंकि नेसेसिटीज़ ऑलरेडी सस्ती होती हैं और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा होती है। लग्जरी में CS कम बचता है, नेसेसिटी में CS ज़्यादा बचता है, तो इसका आंसर आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस रिजिडिटी। ये हमें पता है, प्राइस रिजिडिटी इज ए सिचुएशन ऑफ ओलिगोपोली। 9th क्वेश्चन, फॉर कंपेयरिंग अ मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव फर्म द मोनोपोलिस्ट विल। ऑब्वियसली मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव फर्म मीन्स इम्परफेक्ट फर्म को अगर हम कंपैरिजन करें तो एक तो पहला कंपैरिजन ये निकल के आता है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट से ज़्यादा प्राइस रखेगा क्योंकि उसकी मोनोपोली है, और दूसरा मोनोपोली होने के कारण उसका फुल कंट्रोल ओवर आउटपुट भी होता है। प्राइस तो है ही है, प्राइस है तभी वो हायर प्राइस रखेगा, आउटपुट के ऊपर भी उसका पूरा कंट्रोल है, तो वो क्या करेगा? कम प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा रेट पे। कम प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करना, शॉर्टेज होएगी तभी उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा C, प्रोड्यूस लेस एट अ हायर प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्लो डाउन ऑफ इकॉनमी जो है वो कम हो गई है, उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है, तो GDP की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट विल बी TP व्हेन 2 लेबर्स आर हायर्ड अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। क्या करोगे? देखिए जी, आपको फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट दे रखा है लेबर का, उसके बाद TP का कॉलम है, MP का कॉलम है। यहाँ पर TP 350 है फर्स्ट पे, MP भी 350 है, यहाँ का 350 दिया नहीं हुआ और इधर MP दिया हुआ है 230। तो आप क्या करोगे? 350 में 230 ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 580, क्योंकि ये MP दे रखा है। MP क्या होता है? TP में जो एडिशन हो रहा है दैट इज MP, तो MP कितना दे रखा है? 230, तो इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 580। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वांटिटी विच इज एक्चुअली ब्रॉट इन द मार्केट इज नोन एज। बताइए इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया स्टूडेंट्स? 12th का सेल्स आएगा या सप्लाई आएगा या स्टॉक आएगा? तीनों में से एक बताइए। 12th का क्या आंसर दिया है जी आप लोगों ने? हाँ जी, नो, क्वांटिटी विच इज एक्चुअली ब्रॉट इन द मार्केट। इन्होंने ये नहीं बोला कि क्वांटिटी को एक्चुअली आपने सेल कर दिया। देखिए सप्लाई क्या था, सुनिए सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या है? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। हमने ये किया है। स्टॉक क्या है? वो सारी चीज़ों, गुड्स और सर्विसेज जो एक सप्लायर के पास अवेलेबल है, सप्लाई उसका पार्ट है। सप्लाई हमने क्या किया था? जो सेलर देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, इट मीन्स वो उन चीज़ों को मार्केट में लेके आ गया, तो सप्लाई को वो देने के लिए तैयार है, इतनी चीज़ें सप्लाई करने के लिए रेडी है, तो एक्चुअली ब्रॉट इन द मार्केट फॉर सेल, तो इसका आंसर आएगा सप्लाई। क्लियर है जी? समझ में आया? तो 12th का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? सप्लाई, नॉट सेल और स्टॉक। स्टॉक क्या रहेगा? स्टॉक की डेफिनेशन क्या रहेगी कि जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है विद द सेलर और उसमें से जितनी वो आपको देने के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, और वही मार्केट में आएगी। क्लियर है? मार्केट में इतना सप्लाई है,
चीज़ों की, और उसमें से फिर आप कितना लेते हो, डिमांड कितना करते हो, एक्चुअल में आप कितना खरीदते हो, तब जाके वो सेल बनती है। क्लियर? बताइए मुझे, क्लियर हो गया आपको ये? यस और नो में आंसर दीजिए 12th का, जो मैंने रीजंस आपको बताए। चलिए, तो 12th का आएगा सप्लाई। नेक्स्ट 13th, व्हाट इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व की शेप क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई में चेंज होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। अगर तो आ गया चेंज इन, दो चीज़ें आ सकती हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। अगर क्वांटिटी सप्लाइड है तो आपको वैसे आंसर देना है, अगर चेंज इन सप्लाई है तो शिफ्टिंग में आपको आंसर देना है ना। तो 14th का क्या आएगा? नो, बोथ कैसे आ जाएगा? गलत है। इसका आंसर आएगा ए, चेंज इन सप्लाई। अपवर्ड डाउनवर्ड तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, तो बोथ तो आ ही नहीं सकता कि शिफ्टिंग भी आप डाल दो, मूवमेंट भी आप डाल दोगे, नहीं ना। तो इसका आंसर आएगा ए। तभी मैंने बोला प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर इसका आंसर टिक करो। देखो क्या है, दो चीज़ें हैं, हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, चेंज इन डिमांड और सप्लाई। इसमें होती है शिफ्टिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है? फिर एक हमने क्या किया था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड। दो चीज़ें की थी ना, दो चैप्टर एक जैसे थे। इसमें हम करेंगे मूवमेंट। मूवमेंट कहाँ होती है? या तो अपवर्ड या रहती है डाउनवर्ड। मूवमेंट अपवर्ड, मूवमेंट डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। अगर डाउनवर्ड हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। सिंपल। तो ये चीज़ आपने देखने की, क्वेश्चन क्या पूछा है, चेंज इन डिमांड और सप्लाई है, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। सॉरी, 14th का आएगा ए। 15th, एमसी कर्व, यहाँ पर क्योर शायद लिखा होगा, कर्व है। एमसी कर्व कट्स एसी एट द ऑब्वियसली मिनिमम पॉइंट, तो 15th का आएगा सी। 16th, ऑल बट वन आर यू शेप्ड। ऑल बट वन, सारी यू शेप्ड है, बट वन मतलब एक को छोड़ के, दैट इज AFC। तो 16th का आएगा डी। 17th, द इकोनॉमी इज सेड टू बी डैश व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन। तो अगर डिक्लाइन, धीरे धीरे एक्टिविटीज कम हो रही है, इट मीन्स हम कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। तो 17th का आएगा ए। 18th, ड्यूरिंग वॉर टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स फॉल। ऑब्वियसली वॉर टाइम में देखो जो आर्म्स एंड अम्यूशंस है उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ जाती है। कैपिटल एंड वेपन्स लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, तो वो भी टिक नहीं कर सकती क्योंकि वेपन्स की प्रोडक्शन जो ऑब्वियसली वो बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आएगा सी, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। डी नहीं बोल सकते क्योंकि नॉन ड्यूरेबल एंड कैपिटल, इट मीन्स पेरिशेबल एंड कैपिटल। तो वो पेरिशेबल है कॉमोडिटी या ड्यूरेबल है, वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड्स में आ ही जाता है। ये चीज़ें तो आपको पता है ना। देखिए हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको अभी इसके बारे में भी बता दूं। हम ब्रॉडली दो टाइप की गुड्स करेंगे, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फिर आगे कंज्यूमर गुड्स में कैटेगरी आ जाती हैं क्या? पेरिशेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसको बोलेंगे क्या? पेरिशेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो अगर ऑप्शन में आपको नॉन ड्यूरेबल दे रखा है, इट मीन्स इसकी और इसकी बात हो रही है, तो हम ये यहाँ की बात क्यों करेंगे? क्योंकि कंज्यूमर पूरा ही लेंगे ना, तो सारी जो है कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो 18th का आएगा सी। नेक्स्ट 19th, market price is a price
दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट प्राइस। 4 टाइप के पीरियड करवाए थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट पीरियड को क्या बोला जाता है? मार्केट पीरियड। और उसमें जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। याद है आप लोगों को कि भूल गए? स्टूडेंट्स देखिए क्या है, हमने 4 पीरियड्स किए थे, वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग एंड देन वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट को क्या बोलते हैं? मार्केट पीरियड। और इसमें जो प्राइस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। क्लियर है? शॉर्ट रन में जो प्राइस रहता है उसको हम बोलते हैं सब नॉर्मल प्राइस। लॉन्ग रन में जो प्राइस रहता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्राइस। वेरी लॉन्ग रन में जो प्राइस रहता है उसको हम बोलते हैं सेक्युलर प्राइस। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स ग्रेटर देन 1, तब एमआर क्या आएगा? पॉजिटिव। व्हेन डिमांड इज यूनिटरी, तब एमआर क्या आएगा? 0। व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक, तब एमआर क्या आता है? नेगेटिव। तो ये चीज़ें हमें पता है, तो 20th का आएगा ए। 21st, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री इन केस ऑफ, फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस नहीं है। किस में? देखिए ओलिगोपोली में भी फ्यू फर्म्स हैं, तो फ्यू फर्म्स मिलके इंडस्ट्री बना लेती है, तो डिफरेंस है। डुओपोली में भी 2 फर्म्स हैं, तो फर्म्स मिलके इंडस्ट्री बन जाती है। लेकिन प्योर मोनोपोली में सिंगल फर्म है, तो नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो इसका आंसर आएगा सी। 22nd, विच फैक्टर डेटरमाइंस प्राइस, ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कैन कंट्रोल ओनली डैश कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एक फिक्स कॉस्ट रहती है, एक वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते, तो इसका आंसर आएगा सी। फिक्स कॉस्ट आर फंक्शन ऑफ, हाँ जी, इसका आंसर बताइए मुझे पहले। देखें 24 का आंसर बताइए क्या दिया है जी? फिक्स्ड कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ, 24 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। फिक्स्ड कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कब मिलती है हमें? आप कह रहे हो सी, दैट इज बोथ। नो, गलत है, इसका आंसर आएगा बी। फिक्स्ड कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। आउटपुट से तो कोई लेना देना है ही नहीं फिक्स कॉस्ट का। आउटपुट क्या आउटपुट जो है वो प्राइस फिक्स कॉस्ट को इफेक्ट करती है? वो तो करती ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो? ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब शॉर्ट रन में है लेकिन लॉन्ग रन में नहीं है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? तो 24 का आएगा स्टूडेंट्स बी, इसको ठीक कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर रिजल्ट ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। अब मेरे पास, हाँ, किसी के पास भी टाइम की शॉर्टेज है, तो एक टाइम पे एक ही काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो अपने बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में, या कहीं बाहर किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर फैमिली बिजनेस उसने ऑप्ट किया तो फैमिली वालों को लेबर के पैसे नहीं देने पड़े, अच्छी बात है, लेकिन साथ में वो सेक्रीफाइस भी तो कर रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट आ गई क्या? जो कंपनी की वो नौकरी छोड़ के आया है ना? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आती है? ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ओनली, दैट इज ए। नेक्स्ट, एन आइसोक्वांट इज डैश इन डिफरेंस कर्व, ये भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है, प्रोड्यूसर्स इन डिफरेंस कर्व। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज एसोसिएट विद, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन में रहता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल या लॉ ऑफ फिक्स प्रपोर्शन रहता है लॉन्ग रन में। अंडर विच मार्केट सिचुएशन डिमांड कर्व इज लीनियर एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल कब रहती है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में, तो इसका आंसर आएगा सी। किंग डिमांड कर्व किससे रिलेट करता है? ओलिगोपोली से। सॉफ्ट लैंडिंग इज ऑल्सो नोन एज, सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, और ये कब मिलता है? जब हमारी इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। बूम में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो जब रिसेशन आ जाता है लेकिन हम रिसेशन वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन,
क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। आपने डिमांड कम कर दी हर एक चीज़ की, तो आपने लोन लेना कम कर दिया, तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बोलेंगे कि लोन ले लो, है ना, तो आएगा इकोनॉमिक स्लो डाउन। 30th का बी आएगा स्टूडेंट्स, ए नहीं आएगा, रिसेशन नहीं करेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया, तो इसका आएगा इकोनॉमिक स्लो डाउन। Who said trade cycles are purely monetary phenomena? तो ये हॉटरे ने बोला था, मैंने एक बार आपको एक लेक्चर में बताया भी था, तो इसका आंसर बी टिक कर लीजिए 31st का। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स इन, अगर हम नई चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं नई टेक्निक को यूज़ करके, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट लेवल तो बढ़ता ही है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, तो इनकम लेवल और प्रॉफिट लेवल भी इंक्रीज होगा, हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा डी। एट विच फेस ऑफ बिजनेस साइकिल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, बूम पीरियड में, पीक में होता है। क्यों होता है, क्योंकि तब सारा कुछ महंगा हो जाता है, आपकी डिमांड ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, है ना। प्राइस इज ऑफन डिसाइडेड बाय डैश इंक्लूसिव ओलिगोपोली, ये अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, प्राइस लीडर। व्हेन डिमांड कर्व इज इन इलास्टिक, एमआर इज, ये वही क्वेश्चन है, पहले था डिमांड कर्व इज इलास्टिक, मतलब डिमांड इलास्टिक है तो एमआर पॉजिटिव था, अब इन इलास्टिक है तो एमआर क्या रहेगा, नेगेटिव। किंक्ड डिमांड कर्व क्या शो करती है, स्टेबिलिटी इन प्राइस, तो 36 का ए आएगा। 37th एंट्री टू द मार्केट फॉर द न्यू फर्म्स इन ब्लॉक्ड इन, ऑब्वियसली मोनोपोली में ब्लॉक रहती है। 38 व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के कंट्रोल में कौन सी कॉस्ट रहती है। अब यहाँ पर ना पीरियड नहीं बताया गया हमें कि शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, प्रोड्यूसर के, वैसे तो हम वेरिएबल कॉस्ट इसको टिक करेंगे। 38 का क्या टिक किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, हाँ जी स्टूडेंट्स 38 का आंसर बता दीजिए, आपने क्या टिक किया है। जी बी ही आएगा इसका, क्योंकि पीरियड तो मेंशन नहीं किया, फिर भी वेरिएबल कॉस्ट उसके कंट्रोल में है, मीन्स अगर वो कम प्रोडक्शन करेगा तो कम खर्चा आएगा, कम लेबर यूज़ करेगा, कम रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेगा, है ना, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, MC रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन इधर डैश और डैश, MC किस में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, MC किस में चेंजेस आते हैं, TC में, TC में जो चेंज आया दैट इज कॉल्ड MC, और ये किस वजह से आया, TVC की चेंज की वजह से, तो दोनों इसके आंसर आ जाएंगे TC एंड TVC। वेरी गुड। कर्व्स विच आर ऑफ इन्वर्टेड एस शेप, देखिए जो टोटल कॉस्ट है वो कर्व कैसे जाती है, टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही जाती है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये TC है, तो ये दोनों क्या होगी, इन्वर्टेड एस शेप, तो इसका आंसर आएगा बी। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस इफ डिमांड इंक्रीजेज फास्टर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई से सिर्फ प्राइस का इफेक्ट पूछा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, ऑप्शन सी। हु गेव इम्पॉर्टेंस टू डिमांड फोर्स, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, डिमांड फोर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो डिमांड को फोर्स करती हैं, डिमांड एक टाइप की फोर्स है कि अगर आप डिमांड करते हो तभी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किक मिलता है, तो ये हमें ना कुछ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उन्होंने बोला था, तो 42nd का आएगा बी। वैसे आप इस क्वेश्चन को अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं। विच ऑफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाई गिवन गुड्स, गिवन गुड्स की कंडीशंस क्या है, तो ये इंफीरियर क्वालिटीज़ की होती हैं, और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इसका जो है खर्चा जो है वो बहुत कम रहता है, ज़्यादा नहीं होता, लो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रहता है इसका, तो इसका आंसर आएगा डी। 43rd का आएगा डी। 44 यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ऑप्शन बी। 45
एट द पॉइंट ऑफ सेटिएटी, मतलब पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, TU इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज, हाँ जी, ये मैंने आपको गुसन्स के कुछ लॉ करवाए थे, बताइए मैंने आपको करवाए थे ना। 46 का आंसर बताइए। मैंने आपको गुसन्स के लॉ करवाए थे, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी करवाया था, वो गुसन्स सेकेंड लॉ था, है ना, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वो गुसन्स फर्स्ट लॉ है, तो इसका आंसर आएगा ए। द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मीन्स इधर दिस और दिस, दोनों नहीं ले सकते आप, दोनों में से चूज ही नहीं कर सकते, तो उसमें इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इन्फिनिटी। जीरो कब करेंगे, जब नॉन रिलेटेड गुड्स आएगा, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आंसर आएगा, इसका आएगा ए। नेक्स्ट, व्हेन AP राइजेज, जब AP बढ़ता है, MP विल, अगर AP बढ़ेगा तो MP क्या होगा, ग्रेटर देन AP। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, इन शॉर्ट रन रेशो बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जी शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने किया था, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में रेशो क्या रहती है, रिमेन्स वेरिएबल। लेबर एंड कैपिटल बोथ आर, बताइए लेबर एंड कैपिटल जो कि हमारे इनपुट रहते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इम्परफेक्ट है, या क्या है, क्या आंसर दोगे आप इसका 50th का, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, सॉरी कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या क्या किए थे हमने, AR TR और MR तीनों किए थे, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। द इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू, इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या आएगा, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, अनदर नेम ऑफ एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग कॉस्ट, अनदर नेम ऑफ इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा जी बोथ A एंड B। 52nd का आएगा C। 53rd, MR कर्व इज डिसकंटिन्यूड एट अ पॉइंट, जी देखिए यहाँ पे MR की बात की गई है, बेसिकली ये AR के लिए रहता है ओलिगोपोली में, डिसकंटिन्यूड, तो ये कहाँ पर रहता है, आफ्टर किंक्ड पॉइंट, आफ्टर किंक्ड पॉइंट। क्लियर है। तो अगर MR को लेकर आ गया ना, वैसे तो ये AR किया था हमने ओलिगोपोली में, अगर MR को लेकर आ गया तब भी हम ओलिगोपोली ही कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर आएगा C, एट आफ्टर किंक्ड पॉइंट, डिसकंटिन्यूड एट आफ्टर किंक्ड पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट, इन कॉफ-डुगल्स प्रोडक्शन फंक्शन टू इनपुट्स आर लेबर एंड कैपिटल, रेशो भी बता दीजिए मुझे। कॉफ-डुगल्स ने क्या लिया था, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, क्या यूज किया था, लेबर और कैपिटल, लेबर कितनी थी 3/4, कैपिटल कितनी थी 1/4, तो ये रेशो रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर, लेबर पेरिशेबल है, लेबर की वीक बार्गेनिंग पावर है, लेबर एंड लेबर पावर कांट बी सेपरेटेड, ये तीनों सही हैं। कहते हैं लेबर इज नॉट मोबाइल, लेबर इज मोबाइल, तो इसका आंसर आएगा डी। एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो इसका आंसर आएगा ए। 57, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर एयर ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू MR, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, डी। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या हैं, प्राइस, अच्छा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में है, इसका ना आप डायग्राम बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग रन में क्या किया था, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है ना परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, तो ये आप डायग्राम बना के देखोगे, ये हमारा MC है, ये हमारा AC है, इस पॉइंट पे देखिए क्या क्या इक्वल हो रहे हैं। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू प्राइस, ये LMC है, LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू प्राइस, मतलब AR क्या है यहाँ पर, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सारे पॉइंट्स इक्वल हैं। SMC, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग रन क्या कहते हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं तभी हमारे साथ में क्या जाती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाते हैं
तभी SAC भी जाती है, SMC भी साथ में आएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये SAC आ गया और यहीं पे SMC। वैसे नहीं SMC नहीं करेंगे, अगर है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर बी भी आएगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये भी इक्वल है जी। और प्राइस इज इक्वल टू एम, मतलब AR इज इक्वल टू MR तो है ये, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल, ये बड़े अच्छे से किया था, कैपिटल एंड ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज, तो ऑप्शन आएगा डी। विच ऑफ दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके BCK के क्वेश्चंस करते हैं हम जी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी, क्या आंसर टिक किया, 100 और 50 जी। मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट 61st का आंसर बताइए जी प्लीज़ जल्दी से जी। मैंने आपको बताया था जी, मैंने आपको बताया था कि दो प्रोविजंस हैं, वैसे आप 50 की करोगे है ना, तो इसका आंसर आएगा 50। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी वॉज सेटअप इन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इसके आंसर आप बताओगे मुझे जल्दी से, क्या है डॉक्टर रेड्डी का, 19 जी, ये हो गया 61st ईयर बता दीजिए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज वर सेटअप इन 1984, वेरी गुड। विच ऑफ फॉलोइंग आर कॉन्ग्लोमेरेट्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स मीन्स जो डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग गुड्स में डील करती है, तो टाटा सन्स भी है, L&T भी है, रिलायंस भी है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। सॉरी। नेक्स्ट, पार्शियल और कंप्लीट सेल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज कॉल्ड, पार्शियल और कंप्लीट, तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल मनी फ्लोज इन एंड आउट ऑफ कंट्री, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्स टू चेक मोनोपलीज, मोनोपली को कौन कंट्रोल करता है, CCI, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, C। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स इनटू वन फर्म, सिंपल कॉम्बिनेशन है तो कंसोलिडेशन की बात करेंगे, इसका आंसर आएगा A। 67th का 68, मनी वैल्यू ऑफ कंपनीज रेपुटेशन इज नोन एज गुडविल। 69, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स इनटू अ सिंगल फर्म टू एक्सपैंड बिजनेस, दिस इज कॉल्ड मर्जर। 70th, जनधन अकाउंट इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट। 71st, an economic activity consisting of production, buying and selling of production services is called business। 72, BCK क्यों पढ़ते हैं, BCK helps CA in becoming more aware and responsible, conducting audit diligently and handling business issues and providing solutions, तो इसका आंसर आएगा all of above। नेक्स्ट 73, इनकम माइनस स्पेंडिंग, इनकम में से खर्च करके जो बचेगा दैट इज कॉल्ड सेविंग, तो इसका आंसर आएगा A। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंक्लूड, मतलब जिसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन एंटिटी एंड मेंबर्स, तो वो रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF एंड पार्टनरशिप, तो आंसर आएगा A। 74 का A। 75, हु इज द, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक, जल्दी से 75। जी स्टूडेंट्स, सेवेंटी 75 का जी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 75, सॉरी 76, that is 76 स्टूडेंट्स जी, PGCIL,
पावर ग्रिड, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, विच इंडस्ट्री कैटेगरीज डर विप्रो लिमिटेड कम अंडर। विप्रो किस में आता है? IT सॉफ्टवेयर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? बहुत ईजी है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सिप्ला कब आया था? सिप्ला वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, सिप्ला वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, कब हुआ थी इसकी इनकॉर्पोरेशन सिप्ला की? 19, जल्दी से जी, 1935। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड? बजाज ऑटो लिमिटेड का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? दैट इज स्प्लेंडर। हु इज द चेयरमैन ऑफ गेल? जल्दी से इसका आंसर आप देंगे। हु इज द, क्वेश्चन नंबर 81, हु इज द चेयरमैन ऑफ गेल? स्प्लेंडर हो गया। हु इज द चेयरमैन ऑफ गेल? क्वेश्चन नंबर 81। कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है सी, नाम बता दीजिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ गेल? भुवन चंद्र त्रिपाठी नहीं है क्या इसका चेयरमैन गेल का? नोट्स में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं मुझे। हु इज द चेयरमैन ऑफ गेल? क्या बात? स्टूडेंट्स, चेयरमैन ऑफ नहीं किया क्या आप लोगों ने ये टिक? चेयरमैन ऑफ गेल, वैसे तो एट प्रेजेंट तो कुछ और है, श्री मनोज जैन जो है करंटली हैं। चलिए, तो ये जो पुराना चेयरमैन पूछा गया है यहाँ पर, तो आई थिंक इसका आंसर ए आएगा, भुवन चंद्र त्रिपाठी। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ओके श्रीकांत। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा फिर नन ऑफ अबव। ऐसे कीजिए, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ना ये पुराना है, पहले जो गेल का चेयरमैन था अभी श्रीकांत हैं। पहले अभी तो वैसे जैन जो मैंने आपको बताया मनोज जैन है, इससे पहले श्रीकांत जो आपकी बुक्स में है, लेकिन उससे पहले थे भुवन चंद्र त्रिपाठी। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन पुराना होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी नोट्स के अकॉर्डिंग करोगे तो नन ऑफ अबव आएगा। ठीक है, क्योंकि भुवन चंद्र त्रिपाठी दे रखा है, वो भी नहीं है, वो पहले थे। चंद्रकोच संजीव मिश्रा तो है ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ अबव। अदरवाइज आप इसमें ए ऑप्शन में श्रीकांत भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, डैश इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है जी? वीकनेस, है ना, वीकनेस। क्या भूषण क्या दे रखा है? आशुतोष क्या पूरा फुल नेम बता दीजिए मुझे प्लीज, गेल का क्या दे रखा है? क्योंकि पहले भुवन चंद्र त्रिपाठी थे ये श्योर है, एट प्रेजेंट मनोज जैन है जो आपके नोट्स में नहीं है, वो भी श्योर है जी। चलिए, तो उसका आंसर आएगा, अभी जो हम क्वेश्चन करके हटे थे, दैट इज आशुतोष कर्नाटका। चलिए, तो ये आप इसको कर लीजिए, आशुतोष कर्नाटका कर लीजिए आप इसमें। ठीक है, तो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या रहेगी हमारा? वीकनेस। व्हाट वाज इंडिया तंबाकू कंपनी कॉल्ड बिफोर? इंडिया तंबाकू कंपनी को पहले क्या बोला जाता था? इंपीरियल तंबाकू कंपनी। ऑप्शन ए। हु इज द चेयरमैन ऑफ एनटीपीसी? जी, हो सकता है ये भी मेरे पास ऑप्शन पुरानी हो। एनटीपीसी जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन? जी, दैट इज गुरदीप सिंह।
नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन विच एनवायरनमेंट फॉर इनपुट। इनपुट के लिए किस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है आपको। यहाँ पर ना ये जो ऑप्शन सी है इसमें एटर्नल दे रखा है ना आपके पास, इसमें एक्सटर्नल कीजिए। इसमें एटर्नल नहीं, आप एक्सटर्नल करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक तो नहीं है, तो फर्स्ट नहीं आएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेस्टेड है, शॉर्ट टर्म रीच भी नहीं है, इसकी लॉन्ग टर्म रीच है, तो इसका पॉइंट आएगा सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, डैश विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज सप्लायर्स। क्वेश्चन नंबर 88, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आएगा। 89, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट इंक्लूड गैदरिंग डाटा, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर होल्डर्स, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट 90th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स माइक्रो एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ अबव, दैट इज कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। Next, 91st, intermediaries in the marketing channel establish a link between organization and customer. A, according to Peter Drucker, aim of the business is to create and retain customer. A, 33rd, analyzing process of change in the business environment involves G, conceptualizing it as, ये मैंने पहले भी आपको करवाया था, आप कह रहे हो मैम डायनामिक आएगा, मैं कह रही हूँ इसका आंसर कॉम्प्लेक्स आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए। विच अप्रोच हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस इन रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट, कंजर्वेटिव अप्रोच। बी, 3 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़नी है, बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हो रहा है। 1 मिनट, इसमें ना मुझे आपके ऑप्शंस देखने दो। जी सही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, ये भी सही है। बी, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एनवायरनमेंट में कुछ एलिमेंट्स आइसोलेशन में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, तो ये गलत है। थर्ड क्या कह रहा है, एनवायरनमेंट का फार रीचिंग इम्पैक्ट है, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड। वेरी गुड। टारगेट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड गोल, लास्ट ऑप्शन आएगा। व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड, जल्दी से आंसर बता दीजिए। व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड, सेबी कब आया था, 1997 का आंसर दीजिए जल्दी से, 1988। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस इन विच द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री ऑनरशिप गेट्स ऑनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब आपको सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में, सिक्योरिटीज़ में ऑनरशिप मिलती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट बोलेंगे या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बोलेंगे या पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो और इंस्टीट्यूशनल एक ही नाम है, तो इसका आंसर आएगा फॉरेन पोर्टफोलियो। की फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हो फिर एफडीआई आ जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। अ वॉच कंपनी ऑफ मलेशिया इन्वेस्टिंग इन टेक्सटाइल कंपनी, तो ये कॉन्ग्लोमेरेट की एग्जाम्पल है। प्रेजेंट SLR 19.5 है, करंट SLR अकॉर्डिंग टू योर नोट्स। एंड लास्ट, एज द परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स within a market that is held by one brand, product or a company is called market share। ठीक है जी, हो गया। तो ये हमने अभी पूरे 2 इकोनॉमिक्स के टेस्ट ले लिए, पूरी इकोनॉमिक्स के मार्क्स शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है जी, थैंक यू।